एक अस्वीकरण। मेरी सभी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानियाँ हैं तथा इनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इन घटनाओं का तथा इन पात्रों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं लिज़ी कुमार आज की इस महफिल गुफ्तगू में फिर से आपको रूबरू करवाती हूँ एक नए आत्मबोध से। इतवार की सुबह बहुत ख़ास होती है, बहुत एक्साइटमेंट होता है। सबसे ख़ास बात इतवार की सुबह की यह होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से सोकर उठते हैं। वाओ, इससे ज़्यादा खूबसूरत तो और कुछ होता ही नहीं। 11 बज रहे हैं घड़ी में। चलिए कोई बात नहीं, आज नाश्ता नहीं बनाना है। आज मुझे ओम स्वीट्स के छोले भटूरे बहुत याद आ रहे हैं। और आपको बताऊं, वो छोले भटूरों के साथ जो है ना, मूंग दाल का हलवा सर्व करते हैं। वाओ, मुंह में पानी आ जाता है उसके ख्याल से। और संडे तो मेरा चीट डे है। हफ्ते के बाकी दिन अच्छे बच्चे की तरह रिलीजियसली जिम जाता हूँ ऑफिस से आने के बाद और पूरा डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, लेकिन संडे मेरा चीट डे होता है। ओम स्वीट्स के रास्ते में एक चर्च पड़ता है। चर्च के करीब से गुजरते हुए मैंने देखा सब लोग मिस्सा ख़त्म होने के बाद चर्च से निकलकर चले आ रहे हैं। उसी भीड़ में मैंने सोफिया को देखा। सोफिया अपनी बेटी रिनी के साथ थी। दोनों को देखकर लगा कि माँ बेटी में ज़रूर कुछ अनबन चल रही है। और हम तो समीर हैं। छोले भटूरे का ख्याल हमने कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दिया और ये सोचा क्यों ना चलकर सोफिया और रिनी से कुछ बातें करी जाएं। दोस्तों, आज की इस महफिल गुफ्तगू में आपका स्वागत है। मैं सोफिया के बारे में बताऊं। सोफिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनकी बेटी रिनी 12वीं कक्षा की छात्रा है। बेटी की दुनिया माँ है और माँ की दुनिया बेटी है। लेकिन आजकल ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब जो हैं घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बेटी की पढ़ाई भी घर से ही चल रही है। तो ये समझना मुश्किल नहीं कि दोनों में अनबन होना लाजमी है। जब घर में ही रहेंगे तो अनबन तो होगी ही ना। हमसे रुका नहीं गया। हमने कार ले जाकर उनके करीब रोकी और उनसे पूछ ही डाला, हाय सोफिया, हेलो रिनी। वाओ रिनी, यू लुक सो ब्यूटीफुल। कितनी अच्छी लग रही हो, बहुत दिनों के बाद मिली हो। रिनी खुश हो गई, लेकिन देखा सोफिया का चेहरा उतरा हुआ था। मुझसे रुका नहीं गया। और कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? तभी रिनी ने जवाब दिया, समीर सर, हम घर जा रहे हैं। ओके, तो घर कैसे जा रहे हो? समीर सर, कैब चेक करी थी, लेकिन कैब वाला ना 1 घंटा लेगा, तो हमने सोचा क्यों ना हम बस से ही चले जाएं। तो बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। ओके, रिनी, आप लोग वहीं रह रहे हैं ना, सेक्टर 16 में? यस समीर सर। अरे चलो चलो चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं भी वहीं को जा रहा हूँ। थोड़ा कुछ काम है सेक्टर 16 में, आप भी मेरे साथ चले। सोफिया थोड़ा सा हिचकिचाई, लेकिन सोफिया कुछ बोली नहीं। सोफिया उस वक्त भी खामोश थी। सकपकाती हुई सोफिया कार में बैठी। रिनी पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी को आगे लेते हुए मैंने पूछ ही डाला, रिनी, क्या हुआ? चर्च में फादर ने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हारी मम्मी ने तो मुंह में दही जमा रखी है। इतने में ही रिनी जोर से ठाके लगा के हंस पड़ी। अरे नहीं समीर सर, अच्छा है ना माँ चुपचाप बैठी है। इनको तो चुप बिठाना ही बहुत मुश्किल है। जब देखो पटर 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 पटर, कहीं भी कुछ भी बोल देना। अरे माँ है तुम्हारी, क्या हो गया? ऐसे तो ना बोलो। बस रिनी का ऐसा कहना सोफिया ने अपनी गर्दन झुका ली। अब मैं सोफिया की नम आंखों को देख पा रहा था। सोफिया बहुत उदास थी। मैंने हल्के से सोफिया का हाथ पकड़ा और पूछा, सोफिया, ऐसे ही बैठोगी या कुछ बोलोगी भी? नहीं तो ठीक है, तुम खामोश हो तो मैं एफएम ही चला लेता हूँ।
कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए। इतने में सोफिया मुस्कुराई और उसने मेरी तरफ देखा। तभी पीछे से रनी बोली, समीर सर, मेरा और मम्मी का ना झगड़ा चल रहा है। अच्छा, और आपको पता है क्यों चल रहा है? अरे भाई, हमको कैसे मालूम? आप माँ बेटी कैसे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? कुछ बताओगी तो मालूम चलेगा ना। तभी सोफिया ने हाथों से इशारा किया रनी को खामोश होने के लिए। रनी चुपचाप शांत होकर पीछे सीट को बैठ गई। सोफिया ने बोलना शुरू किया, समीर, सबसे पहले तो तुमको थैंक यू कहूँगी कि तुम हमें घर तक छोड़ने जा रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो इस गर्मी में ना हम लोग परेशान हो जाते, बस में चढ़ना उतरना बड़ी दिक्कत हो जाती। आजकल ये वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में ना टांगे बिल्कुल जवाब दिए जा रही हैं। सारा दिन बैठे बैठे हालत ख़राब है, कोई एक्सरसाइज ही नहीं है बॉडी को। हाँ, ठीक कह रही हैं सोफिया। और बताएं क्या चल रहा है? क्या बताएं समीर, बाकी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब दो शेरनियाँ एक ही छत के नीचे होती है तो फिर वो जमता नहीं है। बस मेरा और रनी का आजकल यही चल रहा है। 36 का आंकड़ा है हम दोनों के बीच में। कोई बात नहीं, बनाए रखिए 36 का आंकड़ा। कम से कम पड़ोसियों को ये तो रहेगा ना कि इस घर के अंदर रौनक है, कुछ हलचल तो है। नहीं तो दुनिया तो सन्नाटे में जी रही है इस लॉकडाउन में। ये ठीक कहते हो समीर तुम। समीर, एक्चुअल में माजरा ये है कि मैं आजकल अपना काम घर से ही कर रही हूँ, तो जितना भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है मैं टीवी देखती हूँ। और मेरा टीवी देखने का शौक़ आज का नहीं है, बचपन से ही मैं टीवी की बहुत शौकीन हूँ। बहुत से टीवी सीरियल्स मैं देखती हूँ। और एक मेरे अंदर आदत ये है कि जब मैं ये सीरियल्स देखती हूँ, प्रोग्राम्स देखती हूँ, तो मैं कमेंट करती हूँ। मुझे अगर कोई एक कैरेक्टर जो है, सपोज़ कैरेक्टर एक्स किसी सीरियल में जो है वो उसको बहुत ही खूबसूरत दिखाया गया है, और फिर उसी कैरेक्टर एक्स को किसी दूसरे सीरियल में अगर डल दिखाया गया है, या उसकी खूबसूरती में कोई कमी आ गई है, वो दुबली हो गई है या मोटी हो गई है, कुछ भी ऐसा होता है, मैं फ़ौरन कमेंट कर देती हूँ। ओके। तभी पीछे से रनी टोकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं समीर सर, बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बातें और भी हैं। फिर से सोफिया ने रनी की तरफ देखा। इस बार सोफिया गुस्से में थी। रनी माँ की आंखों का इशारा समझ चुकी थी। वह फिर खामोश होकर चुपचाप बैठ गई। सोफिया ने अपनी बात आगे बढ़ाई, समीर, ये जो मेरी आदत है यह आज की नहीं है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। अगर कोई मुझसे बहुत दिनों के बाद मिलता है और मुझे अगर उसमें कोई बदलाव नज़र आता है तो मैं उसको वह बताती ज़रूर हूँ कि यार तुम पिछली बार मिले थे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे, थोड़े से चब्बी चब्बी हो गए थे, सुंदर दिख रहे थे, अब क्या हो गया, तुम खाना वाना नहीं खा रहे हो, दुबले हो गए हो। समीर, मैं ऐसे ही कमेंट्स करती हूँ। ओके, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं समीर, रेनी ना आजकल मेरे को बहुत टोकती है, मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती है। मैं कहीं भी कुछ भी बोलने की कोशिश करती हूँ, ये आके कूद पड़ती है, फिर मुझे टोक देती है। और मुझे ना ऐसी टोका टोकी वाली ज़िंदगी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमारे बीच ये लड़ाई अक्सर हो जाती है। ओके सोफिया, क्या तुम मुझे ये बताओगी कि तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हारे लिए ऐसा करना क्यों ज़रूरी हो जाता है कि तुम अगर किसी से मिलो तो तुम उसके बारे में कमेंट ज़रूर करो? समीर, मैं इसलिए कमेंट करती हूँ, मेरा इंटेंशन यही होता है कि मुझे उस शख्स की मुझे चिंता हो जाती है अचानक से कि यार इसे क्या हो गया, ये पहले इतना सुंदर दिखता था या सुंदर दिखती थी, अब ये मोटा पतला जो हो गया है यह ठीक नहीं है। तो मैं आउट ऑफ कंसर्न बोलती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को लगता है कि मैं खामखा लोगों पे कमेंट करती हूँ और ये कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। समीर, मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी गलत नहीं लगता है, पर अक्सर इस बात की वजह से मैं अपनी बेटी के साथ बहस में पड़ जाती हूँ। सोफिया, तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है जब रेनी इस तरह से तुम्हें बोलती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सच बताएं समीर, गुस्सा आता है हमें, तो बहुत गुस्सा आता है कि हम इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और ये लोग बड़े हो जाते हैं तो इनके पंख निकल आते हैं और ये इस तरह से अपने पेरेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब बनता है इसका इस तरीके से मुझे बोलने का?
मेरी मर्जी, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस मैं कहाँ कैसे किसके आगे एक्सप्रेस करूँ, ये मेरी चॉइस है। ये क्यों इस तरह से मुझे टोकती है? ओके, विल कम टू दैट। ये बताओ, जब यह तुम्हें ऐसा बोलती है तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस हैं? समीर, मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं। या तो मैं रिएक्ट करूं और बहस में पड़ जाऊं, नहीं तो मैं चुप हो जाऊं। और कई बार ये दोनों चीज़ें होती हैं, बहस होती है, बहुत बहस होती है, और उसके बाद फिर मैं खामोश होकर साइड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि घर में शोर हो। और ये बेटी है, ये चुप होने को राज़ी नहीं होती। अब सोफिया, तुम मुझे यह बताओ, ये दो ऑप्शंस, यानी कि आपका रिएक्ट करके बहस में पड़ना, दूसरा आपका चुप रहना, इन दो ऑप्शंस के अलावा आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं? और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं समीर? हाँ ना, सोचो सोचो। क्या समीर? हाँ हाँ, सोचो तो। ओके, कुछ दिमाग में ये आ रहा है कि एक ऑप्शन ये हो सकता है कि या तो मैं इसको सॉरी बोल दूँगी, यार बस बहुत हो गया, अब तू हाथ छुड़वा मेरे से। नहीं तो मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ, इग्नोर करके चुपचाप वहाँ से जा सकती हूँ। अगर यह भी नहीं होगा तो मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। अगर यह भी नहीं चलेगा तो मैं इससे सवाल करना चाहूँगी कि यह मेरे से ऐसा करने को क्यों बोलती है कि मुझे किसी पर भी कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। ओके, जितना मैं तुमको समझ पाया हूँ सोफिया, तुम ऐसा इसलिए करती हो क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन यही होती है कि तुम उस शख्स के लिए तुम कंसर्न रखती हो, तुम्हें उनकी चिंता होती है, और तुम उस चिंता को जताने के लिए तुम इस बात को बोल पड़ती हो। नाउ सोफिया, एक बात बताओ, आपका अपना आउटकम ये है कि आप बोल जाती हैं, आप कमेंट कर जाती हैं, ठीक है? और उस कमेंट करने के पीछे आपका इंटेंशन सिर्फ यही होता है कि आपको उस शख्स के लिए कंसर्न है। हाँ समीर, ऐसा ही है। ओके, अब मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप इस बात पर फोकस करें कि आपका जो एनर्जी है उस वक्त जो आप यूज़ कर रहे हैं उस कमेंट को करने के लिए, वो एनर्जी किस तरीके की है। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोल रहे हैं, आप नेगेटिव एनर्जी के साथ बोल रहे हैं, यानी कि सच में आप उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हैं, या फिर आप उस पर कोई टंस मारना चाहती हैं कि आहा, पहले तो बड़े अप्सरा बन के आई थी आप, और आज देखो तुम्हारी शक्ल के 12 बज रहे हैं। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है? समीर, ऐसा भी होता है। कई बार मैं लोगों से मिलती हूँ, ठीक है, कुछ लोगों से मेरे को भी इश्यूज़ हैं और लोगों को मुझसे भी इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर मैं ऐसा भी करती हूँ, मैं इनकार नहीं करूँगी इस बात से। ओके सोफिया, तो तुम्हें लगता नहीं है कि अगर तुम एनर्जी को चेंज करो तो डेफिनेटली तुम्हारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो जाएगी? ओके, और अगर ये जो शब्द तुमने बार बार यूज़ किया कि हम बहस में पड़ जाते हैं, बहस की जगह अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल करें कि एक्सप्लेन कीजिए कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, एक्सप्लेन कीजिए कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि इससे जो है आपका आउटकम और बेहतर हो सकता है? हाँ समीर, ऐसा हो सकता है, कोशिश करो। चलो रेनी, अब तुम्हारी बारी बोलने की। हाँ समीर सर, देखो तो मुझे कैसे चुप करा के बिठा दिया। हाँ रेनी, तुम क्यों नहीं देख रही हो, तुम भी तो मम्मी को ऐसे ही चुप करा के बिठा देती हो। और हम सब लोग ठाके मारकर हंस पड़े, क्योंकि जब हम दूसरे के शूज़ में उतरते हैं तो हमें मालूम चलता है ना कि हाँ रे, उसके पाँव में क्या कांटा चुभ रहा है और वो कितने दर्द में है। तो बस अब रेनी की बारी थी। रेनी, एक बात पूछे हम आपसे? हाँ जी रेनी, आपका इंटेंशन क्या होता है मम्मी को टोकने में? सर, मेरा तो एक ही इंटेंशन होता है कि हमें किसी के बारे में किसी भी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव रिमार्क नहीं देना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं सामने वाला उस बात को उसी तरीके से समझे। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस एनर्जी के साथ बोल रहे हैं वह कई बार हमें गलत तरीके का आउटकम दे जाती है। बस सर, मेरा यही एक इंटेंशन है और कुछ नहीं। क्योंकि सर, मैं एक स्कूल गोइंग गर्ल हूँ
मेरी मम्मी अगर कहीं बैठकर मेरे किसी फ्रेंड पर या किसी के पेरेंट्स पर कुछ बोलती हैं तो फिर वो सर मेरी इमेज को जो है हर्ट करता है, मुझे बुरा लगता है। हम मार्केट में हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और फिर मम्मी वहाँ खड़े होकर किसी आंटी को, किसी अंकल को देखकर कुछ बोल जाती हैं तो मुझे बुरा लगता है। ठीक है, मम्मी का इंटेंशन मोस्टली जो है आउट ऑफ कंसर्न होता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि हमें हर किसी पर कमेंट नहीं करना चाहिए सर। ओके रेनी। समीर सर, मैं ये नहीं जानती कि मैं ये जो बोल रही हूँ यह सही है या गलत है। यह मेरा अपना ओपिनियन है और मैं ऐसा ही महसूस करती हूँ और शायद इसी वजह से मैं मम्मी को टोकती भी हूँ। ओके, अब जितनी कन्वर्सेशन हम लोगों की यहाँ पर हुई है कार में, देखो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मुझे छोले भटूरे खाने हैं और आप दोनों को ड्रॉप करने से पहले मेरे को ये कंक्लूजन मिलना चाहिए कि इस समस्या का समाधान क्या है। क्या समाधान है समीर? बैठी हुई हूँ मैं तो इस समस्या को लेकर। वही तो सोफिया, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों समस्या लेकर बैठी हुई हो? निकलो ना ज़रा समस्या से बाहर, खुद को डिटैच करो समस्या से। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम। ओके, if you really want to see the problem, you have to detach yourself from the problem. Look at the problem as a third person. And the moment you look at the problem as the third person, you can see the problem behind the problem. एक रूट कॉज एनालिसिस करो। अभी रेनी ने बताया ना कि रेनी का इंटेंशन क्या है। इससे पहले क्या तुम्हें मालूम था सोफिया कि रेनी का इंटेंशन क्या है? नहीं समीर। और रेनी, अब आप मुझे बताओ, क्या आपको इससे पहले मालूम था कि मम्मी का इंटेंशन क्या है? नहीं समीर सर। फिर जब आप दोनों को एक दूसरे की इंटेंशंस का मालूम चल गया है, देन इट डज नॉट रिमेन एज अ प्रॉब्लम एनी मोर। यू हैव द सोल्यूशन। ओके, अगर आप कुछ कमेंट्स कम करके, अगर आप अपनी भावनाओं पर कुछ हद तक नियंत्रण करके इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा गौर करें कि मेरे कमेंट करने से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सामने वाला मेरे कमेंट को उसी मतलब से समझे, समस्या ख़त्म हो जाती है। क्या आपको यहाँ पर रूट कॉज मिला? यस समीर सर, बिल्कुल सर, मेरे को तो समझ में आ गया है। मम्मी का पता नहीं। हे रेनी, क्या है, ऐसे कैसे बोलती है? माँ है ना? हाँ समीर सर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हंसते हुए जो है रेनी ने सोफिया को गले लगा लिया। दोस्तों, यहीं तक थी मेरी गुफ्तगू सोफिया और रेनी के साथ। एक रिलेशनशिप में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर निकाल सकते हैं। इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए या फिर इस बातचीत को डेवलप करने के लिए हमें सवालों की ज़रूरत होती है, और इन सवालों को लेकर जब हम अपने रिश्तों को संभालने की जब कोशिश करते हैं, तब सबसे पहले यह ज़रूरी है कि हमें यह देखना है, इज़ इट coming from the space of curiosity and discovery? अगर ये curiosity और discovery के space से अगर आप सवाल डेवलप कर रहे हैं, then it is fine, fantastic. लेकिन अगर इन सवालों का origin from the space of anger यानी गुस्से से है, नफ़रत से है, तब आपको इस relationship को सुधारने का कोई समाधान नहीं मिलेगा। तो जब हम एक रूट कॉज एनालिसिस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, सबसे पहले हमें खुद को उस प्रॉब्लम से डिटैच करना होता है। हमें किसी भी तरह के उस वक्त मन में कोई ग्रजेस नहीं रखने होते हैं, मन में किसी भी तरह का कोई जजमेंटल थॉट नहीं रखना होता है। और उसके बाद जब हम अप्रोच फ्रॉम द स्पेस ऑफ क्यूरोसिटी एंड डिस्कवरी के साथ पहुंचते हैं, तब हम उस समस्या का समाधान निकाल पाते हैं। डिटैच कीजिए, खुद को उस प्रॉब्लम से डिटैच कीजिए और ख़ुद को एज अ थर्ड पर्सन इस्टेब्लिश करके उस प्रॉब्लम को देखिए और उस शख्स को देखिए जिसके साथ आपको वह प्रॉब्लम है। जब आप इस तरह का एनालिसिस करेंगे तब आपको ऊपरी सतह पर प्रॉब्लम दिखेगी। जब आप एनालाइज करना शुरू करेंगे फ्रॉम द स्पेस ऑफ क्यूरोसिटी एंड डिस्कवरी, तब
तब आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन मिल जाता है। एंड दोस्तों, हमेशा से कहता आ रहा हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम बिहाइंड द प्रॉब्लम। कई बार यह प्रॉब्लम हमें सिंगल लेवल एनालिसिस में मिलती है, कभी हमें सेकंड लेवल पर जाना पड़ता है, कभी थर्ड लेवल पर जाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम्स जितनी पुरानी होती हैं उतना ही डीप रूट कॉज एनालिसिस हमें करना होता है। आज खुद से एक वादा कीजिए कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी रिश्ते में किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आती है तो उस पर मैं अचानक से या फिर एकदम से अपनी प्रतिक्रिया यानी अपना रिएक्शन जताए बिना मैं उस पर एज अ थर्ड पर्सन खुद को उससे डिटैच कर मैं उसका रूट कॉज एनालिसिस कर सकता हूँ और उस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। Unpredicted problems may occur in any relationship. However, problems are just symptoms of deeper issues. Fixing a problem quickly may be a convenient solution. However, it does not protect your relationship from falling into a dearth of mistakes. That is why I request everyone to focus on finding the root cause and tackle the issue properly so that you're able to protect your relationship. मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।